गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से LNIS के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों हमारी जो यूपीएससी सिलेबस का मेंस का जीएस पेपर 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिक्षमता की जो क्लासेस चल रही है, इसमें हमने देखो ये वाला हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सिलेबस का डिस्कस कर चुके हैं पूरा, और हम इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और कल हमने कुछ बेसिक्स ऑफ एथिक्स देखे थे, जिसमें हमने मूल्य देखे थे, वैल्यूज, सद्गुण देखे थे, कर्तव्य, पुरुषार्थ, यानी कुछ ऐसे बेसिक्स जो विधिवत रूप से एथिक्स को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए, वो सब हमने कल डिस्कस किए थे। अब ये तो दो जो टॉपिक थे ये इंट्रोडक्शन टाइप ही थे। जो टॉपिक मेन हमारा वो है नीतिशास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। इसमें हम कवर करेंगे ये सब, ठीक है। तो आज इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, नीतिशास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। देखो नाम से देखिए दोस्तों, ये क्या कहना चाह रहा है कि जो नीतिशास्त्र है, एथिक्स है, उसका मानव के साथ क्या संबंध है, ह्यूमन के साथ उसका क्या संबंध है, दोनों में, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो देखिए कल हमने डिस्कस किया था, परसों भी डिस्कस किया था कि नीतिशास्त्र में हम करते क्या हैं। हमने नीतिशास्त्र में हम मानव के कर्मों का मूल्यांकन करते हैं, यही तो देखा था। नीतिशास्त्र में मानव के कर्मों का मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। अब मानव के कर्मों का मूल्यांकन करते हैं, तो अब इसमें ना आपको पता होना चाहिए कि देखो पहले तो कि भाई क्या नीतिशास्त्र में हम सभी मानवों के कर्मों का मूल्यांकन करेंगे क्या, ये वाला, और क्या कर्मों का भी सभी कर्मों का मूल्यांकन करेंगे, और तीसरा भाई मूल्यांकन क्या है, कैसे करेंगे और क्यों करेंगे। ये तीनों जो टर्म है ये आपको यहाँ पर हमको पता होना चाहिए। अब देखिए आप ही बताइए कि नीतिशास्त्र में मानव के कर्मों का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो क्या सभी मानव के कर्मों का मूल्यांकन करेंगे? तो उत्तर है नहीं, सभी मानवों का मूल्यांकन नहीं करेंगे कर्मों का, सभी मानव के कर्मों का। तो किनका करेंगे फिर, सभी का नहीं कर रहे हैं तो? देखो दोस्तों, मान लीजिए कोई मंदबुद्धि है, किसी को कोई साइकेट्रिक इशू है, या फिर कोई बच्चा है, यानी कि जिनको बोध ही नहीं, कोई मंदबुद्धि है, कोई बच्चा है जिनको इस चीज का ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है उनके अंदर कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत है, तो उनके कर्मों का तो मूल्यांकन करने का औचित्य नहीं है ना। तो फिर हम किनका करेंगे दोस्तों? हम इसके अंतर्गत करेंगे सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले, सामान्य मानव का, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि हम नीतिशास्त्र में सभी मानवों के कर्मों का मूल्यांकन नहीं करेंगे, हम करेंगे सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मानव का, ठीक है। इतना आपको ये पता होना चाहिए। किन किन का नहीं करेंगे? बच्चे हो गए, कोई साइकेट्रिक पेशेंट हो गए जैसे अभी बताया, कुछ मंदबुद्धि हो गए, उन लोगों के हम जो कर्म है उनका मूल्यांकन नहीं करेंगे। अब दूसरा यहां पर आता है, तो क्या फिर सभी कर्मों का करेंगे मूल्यांकन? सभी कर्मों का मूल्यांकन करेंगे? तो इसका भी उत्तर है नहीं, सभी कर्मों का मूल्यांकन नहीं करेंगे। तो फिर कौन से कर्मों का मूल्यांकन करेंगे? तो आप खुद ही बताइए। मान लीजिए कोई ऐसा कर्म है जिसका प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ रहा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं घर पे शांति से, ठीक है, आप कोई किताब पढ़ रहे हैं घर पे, तो ये जो कर्म है आपके, इन कर्मों का किसी पर प्रभाव पड़ रहा है? नहीं, किसी दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो फिर इन कर्मों का मूल्यांकन भी हम क्यों करें कि क्या उचित है क्या अनुचित है? गुड आफ्टरनून। हाँ, कमेंट्स शो हो रहे हैं सबके आज, कल नहीं हो रहे थे, ठीक है। देखिए तो हम कौन से कर्मों का मूल्यांकन करेंगे फिर? तो दोस्तों हम करेंगे मानव के आचरणों का मूल्यांकन करेंगे, नीतिशास्त्र में। अब आपके अंदर एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर फिर कर्म में और आचरण में अंतर क्या है?
यानी मानव के सभी कर्मों का ना करके हम मानव के आचरणों का मूल्यांकन करेंगे। तो फिर आचरण और कर्म में क्या डिफरेंस है, देखिए उसको समझो। रीजनिंग में हम पढ़ते हैं ना, तर्क लॉजिक पढ़ते हैं, तो ऐसे समझो ये जो छोटा गोला है ना, इसका आचरण है, ठीक है, और जो ये बड़ा गोला है इसके अंतर्गत कर्म है। तो इसका मतलब क्या होता है, यानी कि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सभी कर्म आचरण नहीं है, सभी कर्म आचरण नहीं है, लेकिन सभी आचरण कर्म है। सभी कर्म आचरण नहीं है, लेकिन सभी आचरण कर्म है। देखो इसको एग्जाम्पल से समझना, तब आपको समझ में आएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं, ठीक है, अब आप नॉर्मल जा रहे हो, सलीके से चल रहे हो, सलीके से जा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है उस कर्म से। बट मान लीजिए आप सड़क पर चलते जाए जिगजैग जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, ऐसे जिगजैग चला रहे हो बाइक को, तो आप खुद का तो एक्सीडेंट करोगे, साथ में दूसरे का एक्सीडेंट भी आप करवाओगे। यानी कि आचरण क्या हो गए, अब आचरण क्या है, अगर हम आचरणों को डिफाइन करें, मानव के वे कर्म जिनका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, मानव के वे कर्म जिनका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, वे आचरण है। तो यानी कि हम एथिक्स में, नीति शास्त्र में करेंगे, मानव के आचरणों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। और आचरण क्या है, आचरण मानव के वे कर्म है जिनका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। अगला देखिए, इसमें जैसे ये तो हो गया भाई, सभी मानव के कर्मों का मूल्यांकन नहीं करेंगे, सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मानव के कर्मों का मूल्यांकन करेंगे। सभी कर्मों का मूल्यांकन नहीं करेंगे, हम आचरणों का मूल्यांकन करेंगे। आचरण क्या है, आचरण मानव के वे कर्म है जिनका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। अब आता है कि फिर मूल्यांकन क्या है, कि भाई मूल्यांकन क्या है ये बताना है। तो देखिए, अब मूल्यांकन के अंतर्गत क्या करते हैं, मानव के जो कर्म है, यानी मानव के जो आचरण है बेसिकली, तो मानव के आचरण को उचित, कौन सा कर्म मानव का उचित है, ठीक है, और कौन सा कर्म मानव का अनुचित है, इसका निर्धारण करते हैं। कौन सा कर्म मानव का उचित है और कौन सा कर्म मानव का अनुचित है, ये होता है मूल्यांकन, ठीक है। अब आधार क्या, किस आधार पर, कल भी हमने आपको बताया था, किस आधार पर हम बताएंगे उचित है, किस आधार पर हम बताएंगे अनुचित है, ये मूल्यांकन है। अब ये मूल्यांकन करते क्यों है, देखिए ये देखो, नीति है जो, नीति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये समझिए आप। नीति का शाब्दिक अर्थ है ले जाना या फिर मार्गदर्शन करना, और इसके यहां पर 4 संदर्भ निकल कर आते हैं। क्या क्या संदर्भ निकल के आते हैं 4, कि भाई नीति का मतलब है ले जाना, तो फिर किसे ले जाना है, कहां ले जाना है, और कैसे ले जाना है, और क्यों ले जाना है, ये 4 संदर्भ है। तो पहला इसमें है कि भी किसे ले जाना है, तो सबसे पहला है मानव के आचरण को। अभी हमने बताया मानव के आचरण क्या होते हैं, मानव के वे कर्म जो किसी अन्य पर प्रभाव डालते हैं। मानव के आचरण को ले जाना है, कहां ले जाना है, कर्तव्य के पथ पर। ये हम बता रहे हैं कि मूल्यांकन क्यों करते हैं, कहां ले जाना है, कर्तव्य के पथ पर। और ले जाना कैसे, भाई क्या उचित है और क्या अनुचित है, इसका विभेद का ज्ञान होना चाहिए, उचित एवं अनुचित के विभेद के ज्ञान के माध्यम से, कि ये सही है और ये गलत है, ये हमको पता होना चाहिए। उसके आधार पर हम मानव के आचरण को कर्तव्य के पथ पर ले जाते हैं। और क्यों ले जाते हैं, जिससे, कल भी हमने इस पर डिस्कस किया था, जिससे सुखद मानवीय जीवन, यानी कि सब नीति के अनुसार कार्य करेंगे तो सुखद मानवीय जीवन होगा ना, जिससे सुखद मानवीय जीवन एवं व्यक्तिगत हित, पर्सनल इंटरेस्ट एंड सोशल इंटरेस्ट या पब्लिक इंटरेस्ट, सामाजिक हितों में हार्मनी रहे, सामंजस्य रहे। इसका कल हमने एग्जाम्पल भी बताया था, कोई डॉक्टर वाले का एग्जाम्पल बताया था कि डॉक्टर कोई जांचें लिखता है और वो 1-2 जांच की जगह 4 जांचें लिख देता है। फिर हमने दिवाली वाले कचरे वाला एग्जाम्पल दिया था कि जहाँ व्यक्तिगत हितों को वरीयता दी जा रही थी और सामाजिक हितों को गौण रखा जा रहा था। तो किसे ले जाते, मानव के आचरण को कहाँ ले जाते हैं, कर्तव्य के पथ पर। कैसे ले जाते हैं, उचित व अनुचित में विभेद के ज्ञान के माध्यम से। क्यों ले जाते हैं, सुखद मानवीय जीवन की स्थापना हेतु
एवं सामाजिक और व्यक्तिगत हितों में सामंजस्य के लिए। ये है नीति का तात्पर्य जो है। अब देखिए क्या निकल के आता है नीति का तात्पर्य। मानव के कर्मों का मूल्यांकन क्यों कर रहे हैं? मानव के आचरण को उचित एवं अनुचित के विभेद के ज्ञान के माध्यम से कर्तव्य पथ पर ले जाना, ताकि देखिए व्यक्तिगत हित व सामाजिक हित में सामंजस्य स्थापित हो सके तथा सुखद मानवीय जीवन की स्थापना हो सके। इतना है, आई होप समझ आया होगा इतना। टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा ये। अब देखिए ब्रीफ में थोड़ा सा एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। अगला जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना ये आज का, वो है कि एथिक्स, नीति शास्त्र एवं नैतिकता, मोरालिटी, इसमें अंतर क्या है? अंतर भी कह सकते हैं, इवन इनमें हम कहें कि इन दोनों में संबंध क्या है, इनमें क्या संबंध है। अब संबंध में अंतर और दोनों में समानता दोनों डिस्कस हो जाते हैं। इन दोनों में क्या संबंध है? डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मोरालिटी। देखो दोस्तों, जनरली जब देखते हैं तो पढ़ने पे थोड़ा सा लगता है कि यार कुछ अंतर शायद इनमें है नहीं, कई बार ये सोच लेते हैं, बट आप देखना बहुत बारीक सा माइन्यूट सा अंतर है। देखो इसको पहले तो इसका अंतर समझने से पहले दो एग्जाम्पल देखो। दो एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। दो एग्जाम्पल मान लीजिए, दो केस स्टडीज मान लीजिए, और उस एग्जाम्पल के माध्यम से फिर उसको इनके दोनों में जो इंटरकनेक्शन है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, समझना ध्यान से। देखो एक एग्जाम्पल लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल का ही ले लीजिए। कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है ए नाम का, ठीक है, और एक हॉस्पिटल है बी नाम का, ठीक है। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बारे में बहुत बार न्यूज में आता रहता है कि ये लोग मुनाफे के लिए इतना कार्य करते हैं, ऐसे करते वैसे करते, चलता रहता है इनके बारे में। तो क्या होता है, एक ए हॉस्पिटल है, एक बी हॉस्पिटल है, ठीक है, और एक व्यक्ति, कोई ग्रामीण व्यक्ति है, गांव से आया है, ठीक है, बुजुर्ग आदमी है, और वो ग्रामीण व्यक्ति ए हॉस्पिटल में आया है। उसको किसी ने बताया है कि आप ए हॉस्पिटल में जाइए, और उसका बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, उसके जो पुत्र है, उसका जो बेटा है, उसको कोई ऐसी बीमारी है जिसकी सर्जरी होनी है, ठीक है, और उसको बताया है कि जो सर्जरी का खर्चा होगा वो लगभग 5 से 7 लाख रुपए का खर्चा आएगा आपकी सर्जरी में, बच्चे की सर्जरी में, ठीक है। प्लस साथ में उसको ये भी बताया है किसी उसके दोस्त ने कि अगर तू चाहे ना भाई तो बी हॉस्पिटल में भी जाके तू इलाज करा सकता है अपने बच्चे का, ये सर्जरी वहां पे हो जाती है, और वहां पर इसकी जो रेट है वो लगभग 3 से 4 लाख, यानी कम से कम पैसे का तो फायदा। और दूसरा बात इसमें ध्यान रखना, ये जो व्यक्ति है इसके पास 5 से 7 लाख रुपए तो बहुत बड़ी बात है, 10-20-50 हजार रुपए का भी उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है उसकी। तो उसने जितना भी ये पैसे का अरेंजमेंट किया है ना 5 से 7 लाख रुपए का, मान लीजिए उसने अपना घर या जमीन बेचकर ये सब किया है, ठीक है। अब वो पैसे का इंतजाम करके, और अब वो बी में क्यों नहीं जा रहा है कि वो चाह रहा है कि कोई भी व्यक्ति होगा, आप हो हम हो, अपने बच्चे से ज्यादा उसको पैसा नहीं लग रहा है। उसको ये है कि भाई चाहे पैसा थोड़ा ज्यादा लगता है, वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है अपने बेटे की हेल्थ को लेके। अब वो ए हॉस्पिटल पहुंचता है, और आप जानते हैं सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गए, यहाँ पर एक रिसेप्शन सेल होती है, एडमिशन सेल जो होती है, रिसेप्शन काउंटर होता है, जिनको यही काम होता है कि जो भी एडमिशन आ रहे हैं उनसे काउंसलिंग करनी है और उनको कन्विंस करके और हमारे यहाँ करना है। अब यहाँ पर मान लीजिए एक जो रिसेप्शन पे जो बैठी है वो एक लड़की है, 20-25 साल की, ठीक है, एक लड़की रिसेप्शन पे बैठी हुई है जिसका यही काम है, और उसको हॉस्पिटल इसी बात का वेतन देता है, इसी बात की उसकी सैलरी है कि आपको जो भी एडमिशन आने हैं उनकी काउंसलिंग करनी है, और ये जो सेटअप है पूरा हॉस्पिटल का, ये सब से ही चल रहा है। अब क्या होता है कि अब है इस लड़की से पूछता है कि बेटी तू तो मेरे बेटी के समान है, ठीक है, तू मुझे बता कि जो मैं कर रहा हूं, मतलब मैं अपना जमीन या घर बेच के जो 5 से 7 लाख रुपए का अरेंजमेंट किया है मैंने, तो क्या ये मैं ठीक तो कर रहा हूं ना, मतलब मैं डिपॉजिट करवा दूं ना। अब 2 दिन पहले क्या हुआ था एक्चुअली, जिस डॉक्टर की वजह से ए नाम का हॉस्पिटल जाना जाता था, ध्यान से समझिएगा, ए नाम का हॉस्पिटल जिस डॉक्टर की वजह से जाना जाता था, 2 दिन पहले ही वो डॉक्टर साहब बी हॉस्पिटल में चले गए। अब ये है हॉस्पिटल की इंटरनल इंफॉर्मेशन, जो ये जो रिसेप्शन पे बैठी जो लड़की है, अब इनको तो बताया जाता है भाई कोड ऑफ एथिक्स होता है, प्रोफेशनल एथिक्स होता है, हॉस्पिटल के इंटरनल मामला है कि अब इंटरनल इंफॉर्मेशन इतनी जल्दी लीक ना करें कि जिस वजह से ये हॉस्पिटल जाना जाता था
और जो सर्जरी इस बच्चे की करने वाले थे जो डॉक्टर साहब, वो बी हॉस्पिटल में चले गए। अब क्या होता है, अब जब ये बात वो बता रहा है उस लड़की को, जो ये व्यक्ति जो है, तो उस लड़की के अंदर से एक ऐसा आता है कि यार मुझे ना इनको बता देना चाहिए कि आप बी हॉस्पिटल में चले जाइए, पड़ोस में ही है, और ये डॉक्टर इधर चले गए हैं, आप इतना पैसा यहाँ मत लगाइए। उसके मन में ये आता है। अब आप बताइए कि वो लड़की सही है या गलत है, और गलत है तो कितनी गलत है कितनी सही है, और उसको क्या करना चाहिए। उसके मन में ये आ गया है, यानी कि उसकी एक तरीके से अंतरात्मा ये कह रही है अब कि यार इस व्यक्ति को मुझे बता देना चाहिए, ये कैपेबल नहीं है इतना खर्च उठाने के लिए। अब देखिए, मान लीजिए अब वो बोल देती है उस व्यक्ति को कि अंकल कोई भी दिक्कत नहीं है, आप तो 7 लाख रुपए जमा कराइए काउंटर पे और बच्चा एकदम अच्छी सर्जरी हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ये क्या है यहाँ पर, इथिकली तो ये सही है, इथिकली तो सही है क्योंकि उसको सैलरी भी इसी चीज की मिलती है, ठीक है। बट और मान लीजिए एक तो उसके पास ये ऑप्शन था कि वो बोल दे कि सब ठीक है, आप पैसे जमा कराइए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, जिस चीज के लिए उसको पैसा भी दिया जा रहा है, सैलरी भी इसी बात की मिल रही है। दूसरा उसके पास ऑप्शन है जो उसका अंदर से जो आ रहा था कि मैं अंकल को सच सच बता दूं कि आप एक ही जगह बी में चले जाओ। अब अगर मान लीजिए वो ये बताती है कि आप बी में चले जाओ, अब क्या है, अब वो इथिकली गलत है। क्यों? क्योंकि जो कोड ऑफ एथिक्स है, जो आप उसका प्रोफेशनल एथिक्स है, जो उसकी व्यावसायिक नैतिकता है, वो क्या कहती है कि भाई आप अपने इसी बात की सैलरी मिलती है, आप अपना वो काम कीजिए ना। यानी कि वो मोरली ठीक है और इथिकली गलत है। आई होप अब यहां पर ये थोड़ा सा जो इनमें डिफरेंस है आपको समझ में आया होगा। कैसे? यानी कि अब कोई भी सिचुएशन होगी ना दोस्तों, दोनों ऐसे एग्जांपल भी समझेंगे जिसमें आप मोरली भी ठीक होंगे और आप इथिकली भी ठीक होंगे। बट यहां पर ये दोबारा से बता रहा हूं, देखो अगर वो बोल देती है कि आप 5 लाख रुपए जमा करा दीजिए, वो इथिकली गलत है, नहीं इथिकली सही है, सॉरी, वो इथिकली सही है और मोरली गलत है। बट अगर वो बोल देती है कि आप हॉस्पिटल बी चले जाइए, तो वो मोरली तो सही है लेकिन इथिकली गलत है, ठीक है। और देखो अभी और समझाता हूं और समझ में आएगा। अब देखिए इससे क्या सब पता लग रहा है, इस वाले एग्जांपल से, कि ये एथिक्स है, ठीक है, और ये मोरालिटी है। अब यहां पर जो संबंध बन के आ रहा है, पहला जो सेंस बन के आ रहा है, वो बन के आ रहा है, देखो दोनों में ये मोरालिटी है छोटे गोले में, वही अभी लॉजिक वाला, और ये एथिक्स है। और यहां पर एथिक्स जो है ना, एथिक्स एक विषय है, एथिक्स तो एक सब्जेक्ट है, फिलॉसफी का एक सब्जेक्ट है एथिक्स। फिलॉसफी की 3 ब्रांच मानी जाती है, मेटाफिजिक्स और वो सब, जिसमें एक एथिक्स को भी माना जाता है। तो अब एथिक्स में क्या करते हैं, अभी हमने देखा था मानव के जो कर्म है उनको उचित और अनुचित के रूप में निर्धारित करते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि मानव के एक तो कर्म होते हैं नैतिक कर्म, एक कर्म होते हैं मानव के अनैतिक, और एक और टाइप होता है निर्नैतिक, एक और होता है निर्नैतिक। नैतिक, अनैतिक और निर्नैतिक, ये 3 होते हैं। इसको बोलेंगे मोरल, अनैतिक को बोलेंगे इमोरल, और इसको बोलेंगे नॉन मोरल। अब देखिए एथिक्स में 3 कर्म होते हैं, मोरल, इमोरल, नॉन मोरल। अब नैतिक कर्म देखिए, वैसे तो नैतिकता की दुनिया में ना परिस्थिति, संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट, टाइम, ये सब डिसाइड करता है कि कौन सा कर्म उचित है, कौन सा कर्म नैतिक है, कौन सा अनैतिक है और कौन सा निर्नैतिक है। बट फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपसे किसी व्यक्ति ने खाना मांगा, आप सड़क पर जा रहे थे, भूखा था, उसने खाना मांगा, आपने उसको खाना दे दिया कि भाई ठीक है आप ये खाना खा लीजिए, तो शायद ही दुनिया का कोई नीति शास्त्र, नैतिकता ये कहती होगी कि ये काम अनैतिक है, तब ये बोलेंगे नैतिक है, एक कॉन्टेक्स्ट में मान लेते हैं कि नैतिक है। बट ये तो नैतिक कार्य होगा। मान लीजिए आपसे उसने खाना मांगा और आपने बिना वजह उसको थप्पड़ दे दिया, थप्पड़ जड़ दिया उसको, तो ये क्या है, तो कोई भी नैतिकता ये कहेगी कि ये कार्य अनैतिक है।
तो नैतिक, अनैतिक और एक निर्नैतिक होता है। निर्नैतिक में वे कर्म आते हैं जिनका हम निर्धारण नहीं करते हैं कि वो ना तो नैतिक है ना ही अनैतिक है। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी थोड़ी देर पहले देखा, आप किताब पढ़ रहे हो, आप पार्क में घूम रहे हो, तो वो निर्नैतिक कर्म है। नैतिक, अनैतिक और निर्नैतिक, इतना समझ में आया। अब इसको एक और एग्जाम्पल से समझो, ठीक है। अब ये तो डॉक्टर वाला एग्जाम्पल देखा, एक हॉस्पिटल वाला, जहां हमने देखा कि इथिकली वो महिला जो है, एक परिप्रेक्ष्य में तो वो इथिकली ठीक थी और एक परिप्रेक्ष्य में वो मोरली ठीक थी, ठीक है। और इसमें हमने इस संबंध को भी देखा, एथिक्स और मोरलिटी में क्या संबंध है। एथिक्स जो है सब्जेक्ट है, और उस सब्जेक्ट के अंदर हम मोरल, इमोरल और नॉन मोरल, यानी एथिक्स में हम नैतिकता का अध्ययन करते हैं, नीति शास्त्र में हम नैतिकता का अध्ययन करते हैं। एक कॉन्टेक्स्ट तो ये बन जाता है, ठीक है। बट इसमें एग्जाम्पल दूसरा और देखिए, इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसका दूसरा सेंस क्या आता है वो अभी देखते हैं। जैसे अब इसमें डॉक्टर वाला एग्जाम्पल है, वकील वाला, ये एग्जाम्पल से ही समझ में आ सकता है, यही एग्जाम्पल चलते हैं मेनली। मान लीजिए आप वकील हैं, ठीक है, आप लॉयर हैं। अब आप लॉयर हैं तो आपका काम क्या है, मतलब आपका प्रोफेशनल एथिक्स या कोड ऑफ एथिक्स क्या कहता है कि आपका जो मुवक्किल है, आप उसका केस मजबूत करो, उसको बचाओ, यही तो होता है वकील का काम। बट एक केस मान लीजिए आपके पास ऐसा आता है, एक व्यक्ति है कोई, और उसने किसी महिला का रेप किया है, प्लस उसको जिंदा जलाने की कोशिश की है, उसको जिंदा जलाया है, और वो महिला जैसे तैसे करके बच गई है। और मान लीजिए कि लास्ट हियरिंग है केस की, ठीक है, और लास्ट हियरिंग में क्या होता है कि पुलिस उसको जैसे तैसे करके हॉस्पिटल से कोर्ट में ले आती है, और कोर्ट में कटघरे में वो महिला खड़ी है, ठीक है। अब वो महिला जो है अपनी आप बीती सुनाती है कि मेरे साथ ये हुआ, ऐसे हुआ, इस व्यक्ति ने ये किया, और वहाँ जो भी व्यक्ति बैठे हुए हैं, इवन आपको भी ये लगा है कि यार जो ये महिला आप बीती सुना रही है ना, बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक कह रही है, इसकी कोई गलती नहीं है। ये जो व्यक्ति है, जो इनका मुवक्किल था, जिसको वकील साहब को बचाना चाहिए, उसी की सारी गलती है। लेकिन वकील साहब के पास कुछ सवाल ऐसे हैं, अगर वो चाहें, वकील साहब अगर चाहें तो इस महिला से क्रॉस क्वेश्चन करके इसको फंसा सकते हैं और उस केस को, इस व्यक्ति को बचा सकते हैं। बट यहाँ पर भी वही, उस जो रिसेप्शन पर जो महिला थी वो जैसा ही। अब बट यहाँ पर वकील को कि यार नहीं, ये नहीं करना चाहिए मुझे, ये 2-3 क्वेश्चन जो है ये मैं अवॉइड करता हूं, और मैं इस महिला को केस जीतने देता हूं और इसको सजा होने देता हूं। अब यहाँ पर ये दो सिचुएशन आई, दो द्वंद आए, ये डिलेमा आए, ये मोरल डिलेमा या एथिकल डिलेमा है दोस्तों, नैतिक द्वंद जिसको बोलते हैं। और ऐसे डिलेमा जीवन में भी ऐसे बहुत सारे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ वकील के पास क्या है, वकील के पास भी 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, वकील वो क्वेश्चन पूछे, भाई उसको जो कोड ऑफ एथिक्स कहता है, उसको प्रोफेशनल एथिक्स जो कहता है, पूछे और उस व्यक्ति को बचाए, अपने मुवक्किल को बचाए। ये तो ये ऑप्शन है, अगर वो ये करता है तो इथिकली सही है, ठीक है। बट अगर वो अपनी अंतरात्मा की सुनता है और उस व्यक्ति को सजा करवाता है, तो वो मोरली तो ठीक है, बट इथिकली यहाँ पर गलत है, क्योंकि अपना कोड ऑफ एथिक्स का पालन नहीं कर रहा है। तो ये जो द्वंद है दोस्तों, ये वाला है, ये जो डिफरेंस है, ये है एथिक्स और मोरालिटी में डिफरेंस। यानी एथिक्स एक सब्जेक्ट है और उसके अंतर्गत हम नैतिकता का अध्ययन करते हैं। ये पहला कॉन्टेक्स्ट है, पहला सेंस है। एक सेंस और देखिए, जनरली ये जो सेंस है, ये इस पे सवाल नहीं पूछा जाता है, सवाल जो है दूसरे सेंस पे पूछा जाएगा। देखिए अब दूसरा क्या है, दूसरा सेंस समझिए। दूसरा जो सेंस है एथिक्स एंड मोरालिटी का जो डिफरेंस है, वो आएगा ऐसे, ये मोरालिटी है, ये एथिक्स है, ये एथिक्स है नीति शास्त्र, और वो नैतिकता है, ये नीति शास्त्र है और ये नैतिकता है, ठीक है। लेकिन कुछ पार्ट ऐसा होगा, ये वाला जो ओवरलैप करेगा, एथिकली भी ठीक है आप और मोरली भी ठीक है। अब पता है, इसको समझने से पहले थोड़ा सा इनमें जो डिफरेंस है उसको देखो, फिर इसको और अच्छे से समझ में आएगा। ये पढ़ो एक बार कि एथिक्स और मोरालिटी में अंतर क्या है। देखो अभी हमने देखा जो एथिक्स है ना, वो प्रोफेशनल दायित्वों से संबंधित है। प्रोफेशनल दायित्व यानी आप जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हो, जिस संस्था से आप जुड़े हुए हो,
वकील साहब वाला एग्जाम्पल देखा, डॉक्टर वाला एग्जाम्पल देखा, तो ये प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल दायित्वों से संबंधित है एथिक्स जो है। वहीं ये क्या है, ये व्यक्तिगत दायित्वों से संबंधित है, ये आपके खुद के व्यक्तिगत होंगे, आपको खुद को पर्सनली ये लगेगा मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और इसका संबंध जो है ना वो बाह्य है। बाह्य मीन्स भाई जैसे वो लड़की जो थी रिसेप्शन पर, वो अपने कोड ऑफ एथिक्स का पालन करेगी और उसको करना भी पड़ेगा वो कोड ऑफ एथिक्स का पालन। इसका संबंध बाह्य है, यानी कि आपको बाहर से कोई बोलेगा कि आप ये कीजिए एक्सटर्नली, और ये क्या है, इसका संबंध इंटरनल है, ये इंटरनल है। इंटरनल मीन्स आपकी अंतरात्मा आपको बोलेगी आप ये करो, आपको कोई बाहर से नहीं बोलने वाला, आप खुद बोलोगे कि मुझे ये करना है। यानी कि जो महिला थी रिसेप्शन पर, अगर वो बोलती कि अंकल आप बी हॉस्पिटल में चले जाइए, तो वो कोई बोल नहीं रहा है उसको ये करने के लिए, इवन उसको बोला तो ये करने के लिए जा रहा है कि आप उसको बोलो कि यहाँ 5 लाख रुपए यहीं जमा करा दे, बट वो बोलती है कि आप बी हॉस्पिटल में जाइए, इट मीन्स उसकी अंतरात्मा ये कह रही है। तो मोरालिटी का संबंध आंतरिक है, इसका बाह्य है। इसमें नियम होते हैं और वो नियम मानने पड़ेंगे। इधर नियमों की कोई बाध्यता नहीं होती है, यहाँ हमारी अंतरात्मा कार्य करती है। एक इधर ना ऑब्जेक्टिविटी होती है, वस्तुनिष्ठता, और इधर सब्जेक्टिविटी होती है। अब ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी मीन्स, वस्तुनिष्ठता मीन्स मतलब जो एथिक्स है, जो कोड ऑफ एथिक्स है, प्रोफेशनल एथिक्स है, वो सबके लिए सेम है और सबको उसका सेम तरीके से पालन करना पड़ेगा। यहाँ ऑब्जेक्टिविटी है और ये सबके लिए सेम नहीं है, यहाँ सब्जेक्टिविटी है, यहाँ इंडिविजुअल पर डिपेंड करेगा उसको क्या फैसला लेना है। अब वो वकील साहब जो है, अब उसमें अगर 2 वकील हो तो दोनों वकीलों का अलग अलग राय हो सकती है। क्या हो सकती है, एक कहेगा कि मैं तो अपने मुवक्किल को बचाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक कहेगा नहीं मैं उस महिला का जो केस है उसको मजबूत करूंगा। बट इधर क्या कहेगा, इधर दोनों वकील ये कहेंगे, दोनों वकीलों का एथिक्स ये कहेगा कि आप उस मुवक्किल को बचाओ। इधर ऑब्जेक्टिविटी है, इधर सब्जेक्टिविटी है। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो हम जो वो देख रहे थे इससे पहले वाला, ये वाला जो सेंस है इसका, अब देखो, अब ऐसे कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी होंगे जो आप जहाँ इथिकली भी ठीक होंगे और मोरली भी ठीक होंगे, और कुछ डिलेमा ऐसे होंगे जहां आपका जो, यानी कि आपका जो आंतरिक है, यानी आपका आंतरिक जो अंतरात्मा है वो प्लस जो बाहरी दुनिया है, आंतरिक प्लस जो बाहरी दुनिया है, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आएगा। बाहरी दुनिया कुछ कह रही होगी और आपका अंतर्मन कुछ कह रहा होगा, वही तो डिलेमा है, वो ये वाला जाएगा, या तो आप इधर जाओगे या आप इधर जाओगे। बट कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी जहां आप इथिकली भी ठीक होंगे, मोरली भी ठीक होंगे, यहाँ आपको मजा आएगा, यहाँ आप डिलेमा में रहोगे। अब इसका एग्जांपल मान लीजिए कि हम कहें कि देशभक्त हो ना, अब देशभक्त हो, इथिकली भी ठीक हो, मोरली भी ठीक हो, भाई डिसिप्लिन में रहना, इथिकली भी ठीक है, मोरली भी ठीक है। और एक और एग्जांपल ले लो, वकील साहब वाले ले लो, मान लीजिए वकील साहब है कोई, और वो वकील साहब अपने किसी मुवक्किल का केस लड़ रहे हैं, ठीक है। अब होता है ना, वकील साहब सच्चाई पूछते हैं अपने मुवक्किल से कि भाई मुझे सच्चाई बताओ कि जो मान लो इस पर मर्डर का आरोप लगा हुआ है, हत्या का आरोप लगा हुआ है, तो वकील साहब इससे पूछ रहे हैं सच मुझे तो सच बता दो यार आप कि आपने मर्डर किया था या नहीं किया था। और जनरली यही होता है, डॉक्टर को और वकीलों को झूठ नहीं बोलता, तो ये मुवक्किल सच में कहता है, सारे एविडेंस भी देता है कि भाई मैंने कोई मर्डर नहीं किया है, किसी की हत्या नहीं की है, मुझे फंसाया जा रहा है। अब क्या हुआ, आप इंटरनल है आपके अंदर, बचाया जाना चाहिए मोरली, वो भी आपसे एकदम ठीक है, आपके अंदर अब कोई द्वंद्व नहीं आ रहा है, और इथिकली भी आप ठीक हो, आपका काम है इसको बचाना। तो अब आप एडी चोटी का जोर लगा दोगे इसको बचाने के लिए, क्योंकि अब आपके मन में कोई द्वंद्व नहीं है, इथिकली और मोरली आप दोनों तरीके से सही हो। आई होप ये इथिक्स एंड मोरालिटी का जो डिफरेंस है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं विराम देंगे और अगली क्लास में हम देखेंगे मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, थैंक यू।